मेरे प्यारे साथियों आज से आप लोगों का हिंदी का क्लास भी स्टार्ट हो गया है और मैम अब रेगुलर बेसिस पे हिंदी आप लोग को पढ़ा देंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी तक अगर किसी को हिंदी को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट था कि कैसे हिंदी की क्लासेस चलेंगी, किस प्रकार से सिलेबस होगा, तो आज से आप लोगों का हिंदी का क्लास स्टार्ट हो गया है और मैम बहुत ही बढ़िया तरह से आपको बता देंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे पेपर में, कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो हिंदी को लेके पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जब क्लास अटेंड करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगी मैम, ठीक है। तो और किसी को भी कोई दिक्कत होता है तो नंबर है ही, कॉल करके पूछ लीजिएगा। और मैम से चलिए हम मैम को देते हैं और बढ़िया से विषय वस्तु समझिएगा। नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी भाषा, जो कि एक ऐसा विषय है कि कुछ बच्चे हिंदी भाषा को लेके गंभीर होते हैं और कुछ उससे घबराते हैं। तो मैं आपको आज इतने सरल तरीके से हिंदी भाषा के बारे में सब चीज़ें बताऊंगी कि आपको एक हिंदी के प्रति रुचि भी आपकी जागरूक होगी और आपका रुझान हिंदी के प्रति बढ़ेगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है कि जो अगर 20 नंबर का भी कोई किसी भी एग्ज़ाम में अगर 20 नंबर की हिंदी आती है तो आपको 20 में से 20 पाना कभी मुश्किल होता है, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं कोई भी विषय तो वह 20 नंबर पाना आसान हो जाता है। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, एक सरल भाषा में आप तक हिंदी पहुंचाना और हिंदी के प्रति आपकी रुचि पैदा करना आपके अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हिंदी का एक थोड़ा सा छोटा सा परिचय देते हैं कि हिंदी में हम किन इकाइयों द्वारा हिंदी को पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी भाषा, जब कोई भी दुनिया में भाषा बनती है तो उस भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो भाषा को नियमों में बांधना सिखाता है। तो हम हिंदी भाषा की व्याकरण की बात करें तो हिंदी भाषा में व्याकरण जो शास्त्र है उसकी कुछ इकाइयां होती हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण है एक शास्त्र, एक ग्रंथ, जिसमें हम भाषा को एक व्यवस्थित तरीके से देख पाते हैं। अगर व्याकरण नहीं हो किसी भाषा का तो व्याकरण की स्थिति उस जो ट्रैफिक पुलिस जब सिग्नल नहीं दिखाता है या चौराहे पर सिग्नल नहीं होते हैं तो यातायात व्यवस्था जो चौपट हो जाती है, उसी के तरह हिंदी भाषा भी या कोई भी भाषा बिल्कुल ही बिगड़ जाती है। तो भाषा को व्यवस्थित रखने के लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को नियमों में बांधना सिखाता है। अब भाषा को नियमों में बांधने के लिए भाषा में सबसे पहले किन किन चीज़ों को देखना होता है, तो व्याकरण की पहली इकाई, पहली सीढ़ी जिसको कहते हैं हम, व्याकरण की पहली सीढ़ी होती है वर्ण। किसी भी भाषा में सबसे पहले हम उसके वर्णों को सीखते हैं। वर्ण से बड़ा, वर्णों को जब हम मिलाते हैं, वर्ण को जब हम वर्ण पढ़ लेते हैं या वर्णों को सीख लेते हैं तो वर्ण से बड़ी इकाई, वर्णों को मिलाकर जो इकाई बनती है उसका नाम है शब्द। शब्द जब हम सीख लेते हैं तो शब्द के बाद अगली इकाई आती है जिसका नाम है पद। पद से बड़ा, पद जब हम सीख लेते हैं तो पद से बड़ा होता है, पद जब सीख लेते हैं तो पद से बड़ा होता है पदबंध। पदबंध को हम वाक्यांश भी कह सकते हैं। वाक्यांश जो होता है एक तरह से वाक्य का छोटा टुकड़ा होता है, वाक्य का अंश होता है। इसके बाद जब हम
पदबंध सीख लेते हैं, पदबंध या वाक्यांश सीख लेते हैं, तो इससे बड़ा होता है उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा होता है वाक्य। हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर एक भाषा का निर्माण करती हैं या भाषा को बनाती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहली इकाई की, व्याकरण की पहली सीढ़ी जिसको कहेंगे। व्याकरण की पहली सीढ़ी होती है वर्ण। वर्ण जो है एक भाषा का सबसे छोटा रूप है। किसी भी भाषा को सीखने से पहले उस भाषा के वर्णों को जानना बहुत जरूरी होता है। आज की क्लास में हम आपको वर्ण के बारे में बताते हैं कि वर्ण क्या है, हिंदी भाषा में वर्ण कौन कौन से हैं और वर्णों के नाम क्या हैं, वर्णों को किस रूप में देखना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भाषा की सबसे पहली सीढ़ी, वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों में और क्या क्या हमें देखना है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो हम जानते हैं वर्ण के बारे में। चलिए, वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण जो है एक तरह से अगर हम कहें तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण की परिभाषा क्या कहेंगे बच्चों? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन वर्ण से भी छोटी इकाई नहीं, वर्ण से छोटा जो होता है उसे हम कह सकते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है ध्वनि को ही हम वर्ण कहेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ वर्ण से छोटी इकाई ध्वनि क्यों कही गई है? क्योंकि जो ध्वनि होती है ये इसका रूप लिखित नहीं होता, ध्वनि होती है मौखिक रूप में। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि। वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि। अगर हम वर्ण की बात करें, ध्वनि से बड़ा क्या होगा? वर्ण। तो वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण कहेंगे लिखित रूप को, भाषा का लिखित रूप। यानी अगर हम आपसे पूछा जाए कि वर्ण में और ध्वनि में क्या अंतर है, तो हम यही कह सकते हैं कि जो ध्वनि होती है वह भाषा का मौखिक रूप है, जबकि वर्ण जो है भाषा का लिखित रूप है। इतना सा अंतर दोनों में होता है, बाकी विशेष अंतर इसमें नहीं है। वर्ण को ही हम ध्वनि कह सकते हैं। बस इतना सा फर्क है कि अगर हम मुंह से बोल रहे हैं, मौखिक रूप में किसी वर्ण को बोल रहे हैं तो वह ध्वनि है, लेकिन जब हम उसको लिख देते हैं तो वह बन जाता है वर्ण। अब चूंकि सवाल उठता है कि वर्णों को लिखने के लिए कुछ और भी चाहिए, तो वर्णों के लिखित रूप के लिए, यानी ध्वनि तो मौखिक रूप है, इसे कुछ जरूरत ही नहीं है। तो जब हम कहें लिखित रूप की बात करें तो लिखित रूप में एक होती है लिपि। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अब लिपि क्या है? लिपि है लिखने का ढंग या लिखने का तरीका। किसे लिखने का? भाषा को लिखने का तरीका या भाषा को लिखने का ढंग। यानी आपने देखा होगा हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे कि आपने देवनागरी लिपि के बारे में सुना होगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी में संस्कृत भाषा से आई है, क्योंकि हिंदी बनी है संस्कृत से। संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। हिंदी का पूरे वर्णों का जो वर्ण या व्याकरण के जो अंश हैं उनमें हमें सबसे पहले संस्कृत भाषा की का परिचय जानना करना होगा। यानी संस्कृत
हिंदी की आदि जननी है और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, तो हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। और भी भाषाएं हैं जैसे मराठी हुआ, नेपाली हुआ, इनकी भी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। अब हम आपको लिपि चिन्हों के बारे में बताते हैं। अगर हम लिपि की बात करें तो लिपि को हम कह सकते हैं लिखने का ढंग या लिखने के चिन्ह। अब चिन्ह की बात करें तो अगर हम देवनागरी लिपि में किसी भी शब्द को लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमें स्कूल लिखना है तो देवनागरी लिपि में हम स्कूल शब्द इस तरह से लिखेंगे, यानी ये देवनागरी लिपि के लिखने का ढंग है। अगर हम इसी स्कूल शब्द को रोमन लिपि में लिखें तो रोमन लिपि में SCHOOL स्कूल, ये रोमन लिपि है, ऊपर वाली देवनागरी लिपि है। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं हर भाषा की अपनी लिपि होती है, और लिपि हम किसे कहेंगे? लिखने का तरीका। चलिए छात्रों, आज हमने व्याकरण के बारे में सीखा। व्याकरण के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद लिपि, लिपि के बाद अब हम मेन अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक था वर्ण। वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आज हम ये जानते हैं। वर्ण, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी हम वर्ण की परिभाषा यूं बनाएंगे, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी वर्णों को हम खंडों में विभक्त नहीं कर सकते। आपको उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा अ, 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 अ से छोटा क्या कोई कुछ और होता है? नहीं होता। अगर हम बड़े आ की बड़ा आ यानी अ, उसको बड़ा आ नहीं कहते हैं, उसको अ कहते हैं। उसका जब उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा खींच कर करेंगे। तो हमने अ दो वर्ण यहाँ लिखे हैं, दोनों को हम तोड़ नहीं सकते। अगर हाँ बात करें हम, जैसे कि अ प्लस अ, इन दोनों को मिलाया तो बड़ा आ बना। अब इसको हम टुकड़ा थोड़ी कहेंगे, ये इसी का एक रूप है। दो माने एक आ दूसरे आ से मिला तो उसने अपना रूप बड़ा आ बनाया, यानी ये मात्रा लग गई। मात्रा यानी स्वरों की मात्राएं होती हैं, वो यहाँ पर लग जाती है। इस तरह से वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं। वर्ण में वर्ण जो दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कुछ छात्रों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि मैडम क वर्ण जो व्यंजन है, क ख ग घ च छ ज झ, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजनों के टुकड़े तो हो जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम यहाँ क व्यंजन लिखें, क व्यंजन में अ का साउंड निकल रहा है, अगर हम इसको तोड़ें, तोड़ने से मतलब है इसको इसमें से स्वर को निकालें, स्वर को निकाला तो ये टूट तो गया, लेकिन इसको हम वास्तविक रूप से टुकड़ा नहीं कहेंगे। इसमें ये जो अ निकला है का में से, ये टुकड़ा नहीं है। वास्तव में ये इसी का एक रूप है, यानी ये व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है। व्यंजनों को स्वर का सहारा लेना होता है, इसे हम टुकड़ा नहीं कह सकते। तो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वर्णों के टुकड़े नहीं होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा बनाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। ये हमने वर्ण की परिभाषा देखी। अब हम आते हैं, वर्ण के बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, वर्णमाला क्यों नाम दिया इसको? इसलिए नाम दिया क्योंकि जो कोई भी माला जब हम बनाते हैं तो माला में मोती पिरोते हैं और मोती एक व्यवस्थित रूप से पिरोए जाते हैं। इसी तरह से वर्णमाला भी व्यवस्थित होती है। व्यवस्थित से मतलब है पहले हम वर्णमाला में स्वरों को रखेंगे, फिर व्यंजनों को रखेंगे।
स्वरों के बाद बीच में अयोगवाह भी आता है। अयोगवाह क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला में क्या क्या होता है। पहले हम वर्ण में देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के। कौन कौन से? वर्ण के 2 प्रकार में पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, वर्ण के 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन अगर हम वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है स्वर। पहले वर्णमाला में स्वरों को रखा जाता है। स्वरों के बाद हम अयोगवाह को रखते हैं। अयोगवाह के बाद हम रखेंगे व्यंजन को। हमने ऐसा क्यों किया? वर्णों के तो 2 प्रकार बताए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, लेकिन वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित किया। ये इसलिए किया क्योंकि जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है इनको हमने संस्कृत की परंपरा से ग्रहण किया। संस्कृत की परंपरा से ग्रहण करने के बाद इसको जब हमारे विद्वानों ने व्यवस्थित किया तो व्यवस्थित करने के लिए जो अयोगवाह नाम के जो 2 वर्ण आए हैं उनको स्थान ना तो स्वर अपने साथ दे रहे थे ना व्यंजन अपने साथ दे रहे थे। तो ये दोनों अम और हा इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन इनको रखा गया है स्वर के साथ, लेकिन वर्णमाला में इनको दूसरे नंबर पर स्थान दे दिया गया है। इस तरह से वर्णमाला के 3 भाग, जबकि स्वर के 2 प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार में पहला वर्ण क्या है? स्वर वर्ण। अब हम चलते हैं स्वर वर्ण की तरफ। स्वर क्या है और व्यंजन, फिर इसके बाद व्यंजनों को पढ़ेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर क्या है आज हम ये जान लेते हैं। स्वर जो होते हैं ये इनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तो हम इसकी परिभाषा बनाएंगे स्वरों की कि स्वतंत्र रूप से बोले अथवा लिखे जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होगी बच्चों? स्वतंत्र रूप से बोले अथवा लिखे जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से किसी तरह की बाधा नहीं उपस्थित होती, यानी अबाध गति से स्वर बोले जाते हैं। अबाध गति से कैसे? आप बोल के देखें, आ ई उ री। हाँ, री को बोलने में ई का उच्चारण होता है, लेकिन चूंकि री को हम स्वर के अंतर्गत ही रख देते हैं क्योंकि उससे मात्रा बनती है। फिर री ऋषि के बाद आता है ए ओ औ। इस तरह से देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कितने स्वर हैं? 11 स्वर। इन 11 स्वरों को देवनागरी लिपि से में स्थान मिला है और हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में इन 11 स्वरों को ही माना गया है। इसके बाद 11 स्वरों के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अयोगवाह की। अयोगवाह किसे कहेंगे? अयोगवाह चूंकि स्वरों के साथ ही इनको रख दिया गया है बिना किसी योग के, इसलिए हम
कुल स्वर कहें तो 2 अयोगवाह जोड़ देने पर स्वरों की संख्या फिर 13 हो जाती है। अब इसको अयोगवाह किसको कहा? अयोगवाह कहा है, हम आपको लिख के बताते हैं। स्वरों को लिखते हैं पहले। आ ई ई, उ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं 11 स्वर वर्ण। हमने इन 11 स्वर वर्णों के साथ अगर हम इनके बीच में अयोगवाह को रखें तो स्वरों की संख्या जो 13 हुई। तो अयोगवाह हैं अम, आहा। ये दोनों क्या हैं बच्चों? अयोगवाह। इनको अयोगवाह क्यों कहा गया? इनके पीछे कारण है। कारण ये है कि अम और आहा ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। अम की बिंदी स्वर पर लगी है, इसी तरह से आहा की 2 बिंदियां स्वर पर लगी हैं, लेकिन ये दिखाई देते हैं स्वर पर, लगते हैं स्वर पर, लेकिन इनका रूप व्यंजन होता है। जब हम बात करें किसी शब्द की, आप इससे पहचानें। जैसे हमने एक शब्द लिख दिया संसार। संसार में बिंदी कहाँ लगी है? अभी आपको बिंदी दिखाई दे रही है सरोते वाले सा के ऊपर। ये सा पर बिंदी नहीं है। इस बिंदी को हम कैसे निकालेंगे कि ये स्वर पर है? इस बिंदी को निकालने के लिए हमें सा में से स्वर को निकालना होगा। ये बिंदी है आ पर। अब हमने क्या देखा कि ये बिंदी सा के साथ थी, लेकिन हर व्यंजन के साथ भी स्वर होता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोला जाता है। तो जो बिंदी दिखाई दे रही ये अम की बिंदी है, यानी अयोगवाह का पहला वर्ण है। लेकिन जब अगर हम इसकी बिंदी के रूप को लें तो ये बिंदी है, इस बिंदी का रूप आधा म या आधा न होता है। कहीं कहीं जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद करने पर ये आधा न है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आधे माँ के रूप में आती है। और आधा माँ या आधा ना क्या है? व्यंजन। इसलिए इसका रूप होता है व्यंजन, लेकिन लगता ये स्वर पर है, इसलिए इसको ना स्वर में रखा गया ना व्यंजन में, इसलिए इसको अयोगवाह कहा। इसी तरह से आहा की बात करें तो ये भी लगा है स्वर पर, लेकिन इसका उच्चारण भी ह वर्ण की तरह होता है। ह वर्ण की तरह होता है और इसका रूप भी व्यंजन होता है, इसलिए ये ना तो पूरी तरह से स्वर है ना व्यंजन। इसी कारण इनको हमने दोनों को अयोगवाह नाम दे दिया है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहेंगे? व्यंजन किसे कहेंगे? व्यंजन कहेंगे स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए हम व्यंजन के बारे में बताते हैं फिर से। व्यंजन किसे कहेंगे? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के बोलने में बाधा उपस्थित हो। बाधा कैसे? जब हम मुंह के विभिन्न अवयवों से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो ये कहीं ना कहीं टकराते हैं, बिना किसी बाधा के ये नहीं निकलते हैं। इनको बोलने में बाधा आती है, इसलिए इनको हम
ऐसा नहीं कह सकते कि अबाध गति से, ऐसा कहेंगे कि इनको बोलने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है। इसलिए इनको व्यंजनों को बोलने में जब रुकावट पैदा होती है तो रुकावट पैदा होती है तो थोड़ा सा समय लगता है। बोलने में क्या लगता है? समय। स्वरों को बोलने में समय नहीं लगता। स्वर जो हैं अबाध गति से बिना किसी के सहारे के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने में मुंह के विभिन्न अवयवों में उनको टकराते हैं और टकराने के बाद ये बाहर निकलते हैं, इसलिए इनको बोलने में बाधा उपस्थित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी बिना किसी रुकावट के बाधा के साथ, बिना माने जब बोलने में बाधा उपस्थित होती है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। यानी परिभाषा क्या बनेगी? स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? हम आपको लिख के बताते हैं। जैसे हमने वर्णमाला में से का को लिया, खा को लिया, गा को लिया, घा को लिया और इंगा को लिया। ये पांचों का वर्ग के वर्ण हैं। ये पांचों का वर्ग के वर्ण हैं। आप बोल के देखें, जब हम इनको बोलेंगे तो का बोलने के बाद आ का भी साउंड आ रहा है, खा बोलने के बाद आ का साउंड आ रहा है, गा बोलने के बाद आ का साउंड आ रहा है, घा बोलने के बाद आ का साउंड आ रहा है, इंगा बोलने के बाद आ का साउंड आ रहा है। तो ये जो साउंड आया, इसका मतलब है इन्होंने किसका सहारा लिया? आ का। इसने किसका सहारा लिया? आ का। इसने किसका सहारा लिया? आ का। इसने भी आ का। ये देखिए, बिना सहारे के अगर ये बोले भी जाते हैं तो इनके नीचे हलंत लग जाता है, और हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण। आधा वर्ण यानी व्यंजन अधूरा है। व्यंजन पूरा कब होगा? जब वह स्वर का सहारा लेगा, यानी स्वरों की सहायता से। यहां स्वरों की सहायता ली। हाँ, बात यह है कि हर व्यंजन को जब स्वर अपना रूप देगा तो उसी रूप में वह व्यंजन ढल जाएगा। कैसे? अभी हमने का के साथ अ जोड़ा है, आ को सहायक के रूप में भेजा है। अगर हम का के साथ आ लिख देते तो इसका रूप बन जाता का। जबकि ये क्या है? ये है खाली का। अगर हम का के साथ ई ले लेते तो ये बन जाता इस तरह। अगर हम का के साथ बड़ी ई ले लेते तो ये बन जाता इस तरह। अगर हम का के साथ री ऋषि की मात्रा ले लेते तो ये बन जाता इस तरह। क्या देख रहे हैं आप कि व्यंजन अकेला नहीं है, व्यंजन को स्वर का सहारा लेना ही होगा, तभी वह व्यंजन की वैल्यू बढ़ेगी, तभी उसका महत्व बढ़ेगा। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का कोई महत्व नहीं है, अधूरा है, आधा है। आधा वर्ण किसी काम का नहीं होता, माने उसकी वैल्यू कम होती है, उसका महत्व कम होता है। इसलिए व्यंजनों को स्वर का सहारा लेना ही होता है। हमने अब बात की है व्यंजनों की, कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता कैसे लेना होती है। अब हम बात करते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं। व्यंजनों के बारे में बताते हैं कि व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए, अगर हम परंपरागत रूप से कहें तो परंपरागत रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या
33 मानी गई है। 33 क्यों मानी गई? इसके पीछे कारण है परंपरागत। परंपरा का मतलब होता है हिंदी ने जो संस्कृत की परंपरा को ग्रहण किया, तो वहां से हमने 33 व्यंजनों को लिया। ये जो 33 व्यंजन है, इनके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इन 33 व्यंजनों को का पहला जो भाग होता है उसे हम कहेंगे, पहला होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरे होते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तीसरे नंबर पर आते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इन 3 भागों में या 3 प्रकारों में अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है वे व्यंजन जो मुंह के विभिन्न अवयवों को छूकर या स्पर्श करते हुए बाहर निकले। किन किन अवयवों को छुएंगे? ये छूते हैं मुंह के विभिन्न अवयव। देखिए, अगर हम अवयवों की बात करें तो हमारे मुख के अंदर सबसे पहले यहाँ होता है, यहाँ स्वर यंत्र। स्वर यंत्र से जस्ट ऊपर होता है ये हिस्सा, इसको बोलते हैं कंठ। कंठ, कंठ के बाद यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है, यहाँ से लेकर पूरा अंदर का ऊपर की छत, यहाँ से लेकर ऊपर आते जाओ और मुंह की पूरी छत से बाहर का हिस्सा, इसको बोलते हैं तालु। पहला होता है कंठ, दूसरा तालु, तीसरी होती है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है जब हमारी जीभ ऊपर छत से टकराती है, इस हिस्से को कहते हैं मूर्धा। मूर्धा के बाद आते हैं दांत, दांत के बाद आता है ओष्ठ। इनसे छूकर बाहर निकलते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे स्पर्श व्यंजन की, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण मुंह के विभिन्न अवयव जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व ओष्ठ, ये 5 अवयव हैं, इन 5 अवयवों से स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। 25 में 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग अलग अलग अवयवों से बोले जाते हैं, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है। फिर आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा गया है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, और इनको नाम अंतस्थ क्यों मिला है, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है अंतस्थ, अंतः यानी बीच में, और स्थ यानी स्थित। किसके बीच में स्थित है? स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होने के कारण इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन फिर से मैं बताती हूं कि इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारी परंपरागत वर्णमाला थी उसमें जो पहले जो स्वर थे, स्वरों के बाद व्यंजन थे, उनके दोनों के बीच में से हमने इनको निकाला है, और इसलिए भी इनको अंतस्थ कहा गया है क्योंकि या, रा, ला, वा, इन चारों का उच्चारण स्वर की तरह जल्दी से होता है, व्यंजनों की तरह कठोरता से नहीं होता। इनका उच्चारण स्वरों की भांति बिना किसी बाधा के बहुत जल्दी से होता है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। यानी ये स्वरों के और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं तथा इनको बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये कोमलता से बोले जाते हैं, इसलिए इनके 2 नाम और हैं। इनको अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन का एक नाम है कोमल व्यंजन और दूसरा नाम है अर्धस्वर।
इनको कोमल व्यंजन या अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या है 4। 4 कौन कौन से? या, रा, ला, वा, ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। हाँ, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन 25 हैं। 25 में पहले हम का वर्ग के लेंगे। का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा, इंगा। फिर आता है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या, या। फिर आता है टा वर्ग। टा वर्ग से मतलब है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसके बाद आता है ता वर्ग। ता वर्ग में आएगा ता, था, दा, धा, ना। फिर आता है पा वर्ग। पा वर्ग। पा वर्ग में आएगा पा, फा, बा, भा, मा। हर वर्ग के 5-5 व्यंजन, पचम 25, इस तरह से इनकी संख्या 25। 25 ये, 4 ये, कितने हो गए? 25 और 4 29। इसके बाद आते हैं हम उसमें या संघर्षी व्यंजन पर। उसमें या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 है। इस तरह से 25, 4, 4, ये होते हैं 33। ये जो संघर्षी या उसमें संघर्षी व्यंजन है, इनको हम इस तरह से जानेंगे। उसमें संघर्षी व्यंजन, जैसा इनका नाम है वैसी इनकी परिभाषा है। इनको उसमें संघर्षी इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण में हमारे मुंह के विभिन्न अवयव आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ खाकर निकलेगा इनका उच्चारण, और आपस में जब घर्षण होगा तो थोड़ी सी गर्मी पैदा होगी। इसी कारण इनको उसमें यानी गर्मी पैदा करने वाले, संघर्षी यानी रगड़ खाने वाले व्यंजन इनको कहा गया है। तो जिनके उच्चारण में मुंह के विभिन्न अवयव आपस में टकरा कर बाहर निकलते हैं, मुंह के विभिन्न अवयव आपस में टकराते हैं, फिर उनका उच्चारण होता है, इसलिए उनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। 4 में सबसे पहले रखा जाता है शा को, फिर रखा जाता है षटकोण वाले सा को, फिर रखा जाता है सरौते वाले सा को, इसके बाद रखा जाता है हा को। सा 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 हा, ये जो बोला जाता है इसको तालु तालब्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ये स्वर यंत्र से बोला जाता है। इस तरह से ये हमारे 33 जो हैं परंपरागत वर्णमाला से आए हुए वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। इनके अलावा ये तो हमने परंपरागत वर्णमाला से लिए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। अभी हमने बात की है संस्कृत की परंपरा, ये संस्कृत की परंपरा से लिए गए या ग्रहण किए गए वर्णों की बात हमने की। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। आपको सबको मालूम होगा हिंदी जो है ये प्योर संस्कृत का रूप नहीं है। हिंदी में कई चीजें ऐसी हैं जो हमने विदेशी भाषा से ग्रहण करके इसको भाषा को बनाया है। तो जब हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुए तो हमने विदेशी परंपरा को भी, विदेशी जो व्याकरण था उसमें से भी कुछ वर्णों को ग्रहण किया। उसमें से ग्रहण किए गए जो वर्ण हैं वो हैं 2 वर्ण। इन 33 वर्णों में अगर हम बात करें तो उन 2 को जोड़ दें। अब 2 कौन कौन से हैं? 33 में 33 के 3 भाग, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व संघर्षी व्यंजन। लेकिन अब हम हिंदी की बात, ये परंपरागत वर्णमाला की बात थी, अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा में हमने बाहर से तुर्की भाषा से, अरबी, तुर्की, इन भाषाओं से
कुछ ऐसे शब्द ग्रहण किए जिनके वर्णों को हमें हिंदी भाषा की वर्णमाला में शामिल करना आवश्यक हो गया। तो हमने कौन कौन से किए? इनको हमने एक तो बिंदी वाला, डमरू के डा के नीचे बिंदी और ढक्कन के ढा के नीचे बिंदी, इन दोनों को नाम देते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इन दोनों का नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन, या इनको दोनों को एक नाम और मिला है, इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इस तरह से अगर हम हिंदी भाषा में वर्णों की, व्यंजन वर्णों की संख्या बताएं तो इन दो को शामिल करके संख्या 35 हो जाती है। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या हमें 33 ही बताना होती है, 33 पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में जो मूल व्यंजन वर्ण हैं उनकी संख्या हो जाती है 35। 35 में दो हमने किसको जोड़े? उत्क्षिप्त व्यंजनों को। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से? ड और ढ, इसको डानी पड़ेंगे, इसका उच्चारण थोड़ा हटकर होगा। चलिए हम इन्हीं की बात करते हैं। हम लेते हैं हिंदी भाषा में आए हुए दो कौन कौन से वर्ण? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? एक तो जो टा वर्ग का टा ठा डा ढा इंगा, उसमें से डमरू के डा को लिया और ढक्कन के ढा को लिया। ये दोनों नीचे बिंदी लगाकर ये बने हुए हैं, इनको हम नाम देते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। या इनका एक नाम है, एक नाम और है, वो है द्विगुण व्यंजन। अब इनके नामों के कारण बताते हैं कि इनको उत्क्षिप्त क्यों कहा या द्विगुण क्यों कहा। उत्क्षिप्त कहने के पीछे कारण ये है कि जो परंपरागत वर्णमाला से निकले हुए 33 व्यंजन थे, उन 33 व्यंजनों में से जो स्पर्श व्यंजन थे 25, उनसे इनको दूर फेंका गया। उत का अर्थ होता है ऊपर की तरफ और क्षिप्त यानी फेंके गए, यानी परंपरागत वर्णमाला से दूर फेंके गए वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों को परंपरागत वर्णमाला से दूर रखा गया या दूर फेंका गया, उनको हमने क्या नाम दिया? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब द्विगुण क्यों कहा इनको? द्विगुण इसलिए कहा क्योंकि इनका एक गुण, पहला गुण इनका था जो टा वर्ग के वर्ण थे। टा वर्ग के वर्ण में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का रूप सिंपल था, कोई बिंदी नहीं लगी थी। लेकिन जब इनको हमने बाहर की भाषा से ग्रहण किया तो उनको बोलने में हमारी जो जीभ है, ये जो सिंपल है, सिंपल वालों को बोलने में हमारी जीभ कहाँ टकराती है? जीभ टकराएगी सिर्फ एक बार मूर्धा से, लेकिन इनको बोलने में हमारी जीभ टकराती है 2 बार पलटकर। आप बोलकर देखें, अगर हम सिंपल डमरू का डा बोलें या ढक्कन का डा बोलें तो हमारी जीभ जो है मूर्धा से सिर्फ एक बार टकरा रही है, लेकिन इनको बोलने में जीभ हमारी एक बार टकरा के फिर पलटती है, तो इनका उच्चारण इनसे थोड़ा हटकर होता है। इनका जो गुण है दूसरा गुण बन गया। पहला गुण इनका बिना बिंदी वाला जो मूल रूप था, फिर हमने इनको बाहर की भाषा से ग्रहण किया तो इनके नीचे बिंदी लगा दी गई, तो इनका ये रूप दूसरा बन गया। दूसरा रूप बनने के कारण इनको दूसरे गुण वाला या द्विगुण व्यंजन कहा गया। इस तरह से ये दो हमने परंपरागत वर्णमाला में इन दोनों को जोड़ा, तो ये हमारे हिंदी भाषा में कुल
कुल से मतलब है मूल व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। 35 में इन दो को शामिल कर दिया गया। अब इन दो के पीछे एक कारण और है, इन दोनों की विशेषता। इन दोनों की विशेषता है कि ये ना तो आपको अंग्रेजी में मिलेंगे कहीं भी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में, और ना ही ये संस्कृत भाषा के शब्दों में कहीं दिखाई देंगे। पहली विशेषता इनकी ये है कि ये अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी विशेषता है कि इनसे शब्द आरंभ नहीं होता, कभी भी इनसे शब्द आरंभ नहीं होता। जैसे कि आप लिखकर देखें, जैसे हमने डालडा लिखा, डालडा में अगर हम बिंदी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनसे शब्द शुरुआत नहीं होती, ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। अगर हम उच्चारण करें पेड़, इसका उच्चारण डमरू के डा जैसा हो रहा है, यानी ये डा है, डाल डा, जबकि इसका उच्चारण हम पेड़ ड़ जैसा उच्चारण कर रहे हैं। ड़ जैसा जब उच्चारण हो रहा है तो हमारी जीभ जो है ऊपर टकराकर पलट रही है, इस तरह से इसका उच्चारण होगा, इसलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा गया। इसी तरह से हम इसका एक शब्द देखते हैं। जैसे हमने एक मूल शब्द लिखा ढक्कन, ढक्कन, ये शुरुआत ढा से हुई है, इससे हुई है। जबकि अगर हम दूसरा कोई शब्द लिखें, जैसे हमने शब्द लिखा पढ़ाई, इसका उच्चारण भी ड़ा जैसा हो रहा है। यहां उच्चारण देखें, यहां उच्चारण अलग हो रहा है, यहां उच्चारण अलग हो रहा है। तो इन दोनों का उच्चारण में अंतर है और इनकी विशेषता है कि ये दोनों शब्द के शुरू में नहीं आते, या तो बीच में आएंगे या अंत में आएंगे। ये इनकी विशेषता है, खासियत है। इनको इसका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन से वर्ण हैं जिनसे शब्दारंभ नहीं होता। तो इन दोनों से शब्दारंभ नहीं होता, शब्द के बीच में आएंगे या अंत में आते हैं। चलिए, आज हमने 35 व्यंजन जो परंपरागत वर्णमाला से हटकर हिंदी भाषा में जिनको ग्रहण किया गया है उनके बारे में आज सीख लिया है। यानी व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में 35 हो गई, मूल व्यंजनों की संख्या। वे 35 व्यंजन हमने आपको इस तरह से आज बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला में आए हुए कुछ और व्यंजनों की। कुछ और व्यंजनों में 4 व्यंजन वर्णमाला में शामिल किए हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? देखिए, अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किसे कहा गया? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर या जोड़कर बनाए गए। अब दो व्यंजनों को जोड़ा तो जो दो व्यंजन ग्रहण किए वो हमने कहां से ग्रहण किए? इसी वर्णमाला से। 33 व्यंजनों में से उनको ग्रहण करके दो को एक साथ मिलाया और तीसरा व्यंजन बनाया, उसे हमने नाम दिया संयुक्त व्यंजन। यानी इसकी परिभाषा बनेगी कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना तीसरा व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से? सबसे पहले आता है छ, फिर आता है त्रा, त्रा के बाद छ त्र ज्ञा, फिर आता है त्रा। अब इनको कैसे बनाया? इनको बनाया हमने आधा क और पूरा षटकोण वाला सा। क और सा को मिलाया तो बन गया, एक मिनट, क और शा को मिलाया क्षत्रिय वाला छा बन गया। इसके बाद
हम लेते हैं त्रा को। त्रा में हमने ता प्लस रा, ता के साथ रा को मिलाया तो बन गया त्रा। ता और रा त्रा, यानी आधा ता और पूरा रा, इससे बन गया त्रा। इसके बाद ज्ञा, ज्ञा को बनाया आधा जा और पूरा या, आधा जा और पूरा या, इसको मिलाया तो बना ज्ञा। फिर लेंगे हम आधा सा और पूरा रा, इसको मिलाया तो बना त्रा। देखिए ये बना इन दोनों से, ये बना इन दोनों से, इन दोनों से बना ये। इस तरह से इनको संयुक्त व्यंजन इसी कारण से कहा गया है। हमारी जो वर्णमाला है उसमें अगर हम कुल व्यंजनों की बात करें तो 33 व्यंजन, 33 व्यंजन हमने कौन से लिए थे? तैतीस लिए स्पर्श व्यंजन, 33 लिए स्पर्श व्यंजन, 2 लिए उच्छिप्त व्यंजन, इसके बाद 4 लिए संयुक्त व्यंजन। इनको हमने काउंट किया तो कितने हो गए? ये हो गए 3 4 5 6 7 8 9, 3 ये 39 ये क्या है? 39 ये कुल हमारी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन है, कुल व्यंजन। अगर हम इनमें स्वरों को मिलाएं, स्वरों को मिलाएं तो स्वरों में स्वर जो थे 11 स्वर थे। 11 स्वरों में 2 मिलाए हमने अयोग बाह, तो ये हो गए 13। 13 ये हैं स्वर। इन 13 स्वरों में 39 व्यंजनों को जोड़ा तो 39 और 13 ये हो गए 52 वर्ण। हमारी हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण कहे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं। इन 52 वर्णों को हम इस तरह से ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा, हम बार बार आपको ये बात याद दिलाएंगे कि हिंदी जो है ये हम हिंदी भाषियों, हिंदी भाषा भाषियों ने, भारतवासियों ने दूसरी भाषा को भी ग्रहण किया है। दूसरी भाषा के शब्दों को जब ग्रहण किया तो कुछ चीजें हमने अरबी फारसी से भी ग्रहण की, अरबी फारसी से और अंग्रेजी से। तो अरबी फारसी और अंग्रेजी से जो हमने वर्णों को ग्रहण किया उनमें मुख्य रूप से 3 वर्ण आते हैं। 3 वर्ण कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। ये जो 52 वर्ण है ये हिंदी के वर्ण हैं, हिंदी भाषा के वर्ण हैं। इसमें 2 जो हमने उच्चिप्त व्यंजन लिए उनको शामिल कर दिया गया है। तो आप जो 52 वर्णों की बात करते हैं वो यही 52 वर्ण आपको हिंदी में बताने होते हैं। 52 वर्णों के अलावा जो मुद्रण व टंकन के आधार पर वर्णों की संख्या जो 55 मानी गई है उनको हमें कैसे लेना है? 52 वर्णों के अलावा, 52 वर्णों के अलावा 3 हमें लेना है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां कौन कौन सी हैं? आगत ध्वनियां हैं, एक है स्वर, पहली स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि कौन सी है आपको बताते हैं। स्वर ध्वनि है
आपने अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द पढ़े होंगे जिसमें इस तरह से चंद्राकार लगा होता है। ये जो चंद्राकार है इसको हम शब्द बना के बताते हैं इसका। जैसे हम बोलते हैं कॉलेज, हम बोलते हैं हॉस्पिटल। यहां पर हमने बिंदी नहीं लगाई है, यहां हमने सिर्फ चंद्राकार लगाया है। ये जो आ ध्वनि है इसको हम आ नहीं पढ़ते और ना ही ओ पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे ओ। ओ कैसे? हम कॉलेज नहीं कहते, ना ही कॉलेज कहते हैं, हम कहते हैं कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस, या जो आ की मात्रा वाले और भी कई शब्द होते हैं जिनमें इसको डॉक्टर शब्द सबसे ज्यादा बोला जाता है। यहाँ हम डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते हैं। तो जो ध्वनि आ रही है उस ध्वनि में बड़ा आ तथा ओ, इन दोनों के बीच की ध्वनि, आ तथा ओ के बीच की ध्वनि, बीच की ध्वनि क्या है? इसको बोलते हैं ओ। आ तथा ओ के बीच की ध्वनि ओ है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के आ की मात्रा के शब्दों में किया जाता है और हिंदी में ऐसे शब्द बहुतायत से मिलते हैं। इसी कारण इसको भी हमने मुद्रण व टंकन के आधार पर इस ध्वनि को भी रख दिया। अब हम बात करते हैं दो आगत ध्वनियां और भी हैं जो व्यंजन है। कौन कौन से व्यंजन है? देखिए, व्यंजन ध्वनियों में जो अरबी फारसी में भाषा में, अरबी फारसी में का, खा, गा, जा, फा, ये 5 ध्वनियां थीं जिनमें से इनके नीचे जो बिंदी लगी है इसको नुक्ता कहा जाता है। जो पैर के नीचे जो बिंदी लगी है इस बिंदी को कहा जाता है नुक्ता। ये नुक्ता वाले 5 व्यंजन थे, लेकिन चूंकि 5 व्यंजनों को अगर हम ग्रहण करते हैं तो इनसे हमारी वर्णमाला में भीड़ इकट्ठी हो जाती। अब भीड़ से हमें बचना था हमारे विद्वानों को, तो हमारे विद्वानों ने बड़ी ही समझदारी दिखाई और उन्होंने इन 3 ध्वनियों को हटा दिया। सिर्फ जा और फा, इसको ऐसे उच्चारित करते हैं, जा नहीं बोलते, फा नहीं बोलते। इसका उच्चारण होता है जीभ को थोड़ा सा दबाकर, जा फा, जा फा, इस तरह से इनका उच्चारण होगा। और इनके नीचे जो बिंदियां लगी हुई हैं इस बिंदी को कहा जाता है नुक्ता, यानी नीचे पैर में लगी हुई बिंदी। और ये जो ध्वनियां हैं ये 2 ही क्यों ग्रहण की? इसके पीछे भी कारण है। 3 को क्यों हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि जा और फा के शब्द कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा में भी मिलते हैं। यानी अंग्रेजी और अरबी फारसी दोनों का मिला जुला रूप क्या है? हिंदी में इन दोनों भाषाओं के शब्द ज्यादा बहुतायत से मिले हैं, तो दोनों के शब्द बहुतायत से मिलने के कारण हमने यहाँ से ज और फा को ग्रहण किया। आपको कुछ शब्द मैं बताती हूँ, कुछ शब्द आपको अरबी फारसी के बताते हैं ज और फा वाले, और अंग्रेजी के भी बताते हैं। देखिए, जैसे हमने शब्द लिखा, किसी का नाम है जफर, ये जो बिंदियां लगी हैं ये नुक्ता है और ये ही अरबी फारसी से आया है। किसी का नाम होता है फारूक, ये बिंदी फारूक। किसी का नाम होता है जैनब, ये उच्चारण ये अरबी फारसी से आए। अंग्रेजी से क्या आया है वो भी देखें। अंग्रेजी में
जो जा वाले शब्द होते हैं, जैसे हम लिखे हैं इसको जेब्रा नहीं पढ़ते, इसको ज़ेब्रा पढ़ते हैं, जा का उच्चारण होता है। तो यहाँ भी इसको ग्रहण किया या लिया है। इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं अफसर, अफसर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का है, यहाँ भी हमने यहाँ नुक्ता लगाया है। इसलिए हमने इन दोनों ध्वनियों को अरबी फारसी से और अंग्रेजी से लिया है, क्योंकि इनके शब्द हमारी हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा बोले जा रहे हैं। तो इस तरह से ध्वनियां कितनी हो गई? एक है स्वर ध्वनि, देखिए एक है स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि कौन सी है? ओ, जिसके शब्द आपके सामने ये बने हुए हैं। दो हैं व्यंजन ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियां हैं ज और फ। इनके शब्द आपके सामने ये लिखे हैं। इसके शब्द आपके सामने ये अंग्रेजी के हैं, अंग्रेजी से इसको लिया तो अंग्रेजी से जा और फा के शब्द ये लिखे हैं। इस तरह से हमने इन तीन ध्वनियों को बाहर से ग्रहण किया है, इनको आगत ध्वनि नाम दिया है। इस तरह से संख्या हो जाती है 55। 55 संख्या कब बताना है? 55 संख्या बताना है 55 संख्या बताना है मुद्रण व टंकन के आधार पर। इस तरह आज हमने वर्णमाला में 52 के अलावा 3 वर्ण और पढ़े। पूरे कुल 55 वर्ण जो जब पूछे जाते हैं मुद्रण व टंकन के आधार पर तभी बताना होता है, अन्यथा हमें 52 वर्ण ही, कुल वर्ण हिंदी में 52 वर्ण ही बताने होते हैं। ये हमने आपको वर्णों का परिचय दे दिया है। कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। दोस्तों, हम आपको कुछ बारीक चीजें ही बताने वाले हैं, आगे आप देखते जाएं। हिंदी की कुछ बारीकियां जो छात्रों को, विद्यार्थियों को पता नहीं होती हैं और उनके एक एक नंबर से उनका परसेंट गिर जाता है या उनका सिलेक्शन रुक जाता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है भाषा की बारीकियां आप तक पहुंचाना, क्योंकि आज का युग इतना माने कंपटीशन का युग है, कंप्यूटर का युग है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ का विस्तार हो गया है। अब जो घिसी पिटी चीज़ें पहले पूछी जाती थी बिल्कुल आने वाली नहीं है। आज आप डीप में पढ़ेंगे तभी आपको हर चीज़ बनेगी, अन्यथा आप ऊपर से अगर पढ़ते हैं तो किसी काम का नहीं है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना। तो मेरा मानना है बच्चों, आजकल हिंदी को विश्व स्तर की भाषा बना दिया गया है और हर एग्जाम में हिंदी के 20 प्रश्न, 20 नंबर के प्रश्न, 40 नंबर के प्रश्न, 10 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं और वही 10 नंबर, 20 नंबर आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मेहनत कम, नंबर पूरे पूरे आपको मिलने वाले हैं। तो आप हिंदी की तरफ से टेंशन छोड़ दें। ये मेरा आज पहली क्लास थी, आगे और देखते जाएं। आपको इससे बेहतर से बेहतर आपको बताया जाएगा, आपके सामने बिल्कुल पीपीटी पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज नोट्स के रूप में आपको मैं खुद अपने नोट्स आपको दिला दूंगी, दे दूंगी, और जो भी चीजें बीच बीच में बताने की होंगी वो आपको पढ़ाकर समझाकर आप तक पहुंचाऊंगी। मेरी कोशिश रहेगी आज के युग में, जो कंप्यूटर का युग है, कंपटीशन का युग है, इस युग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना आपको आ जाए,
ये मेरी कोशिश रहेगी। कम से कम समय में अच्छे से अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मैं दूंगी। मैं आशा करती हूँ आपको आज मेरी वर्णमाला का चैप्टर, ये भी मैंने वर्णमाला का चैप्टर बहुत संक्षिप्त रूप में पढ़ाया है, आपको पीपीटी के साथ और इससे बेहतर मिलेगा, क्योंकि समय कम है और पढ़ना बहुत सारा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पीपीटी के साथ बढ़िया आपको वो दूंगी, नोट्स दे दूंगी, और नोट्स के साथ आपको हर चीज अवेलेबल रहेगी। आप कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और जो आज के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में हिंदी कंपलसरी हो गई है। हर एग्जाम में हिंदी के प्रश्न आने लगे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ जो भी पेपर हो रहे हैं हर पेपर में हिंदी को बढ़ावा दिया गया है। हिंदी, ताकि बच्चे इसी बहाने अपनी मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा को सीखें। सरकार का ये उद्देश्य है। तो आप मेरे साथ बने रहें, तैयारी करें, आप अच्छे से पढ़ाई करें, समझें। मैं आपके साथ बिल्कुल अपनी लगन से आपको हर चीज बताऊंगी। आज मैं आपको कुछ इससे हटकर इसके अंदर की बारीकियां बताना चाहती हूँ। इसके अंदर की कुछ बारीकियां वर्णमाला में जो छिपी होती हैं, जो शायद हमें नहीं आती हैं, कुछ बातें आज आपको मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। अगर वर्ण विच्छेद करना आ गया तो समझो आपका 1 या 2 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपके 2 नंबर डन हो जाते हैं। तो आपको हम आज सिखाने वाले हैं वर्ण विच्छेद करना। देखिए, वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है? वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों को अलग अलग करना, वर्णों का विभाजन करना, वर्णों को तोड़ना एक तरह से। तो वर्णों को कहाँ से तोड़ेंगे? शब्दों से। जब हम कोई शब्द बनाते हैं, शब्द लिखते हैं, तो उसमें कौन सी मात्रा है, कौन सा रूप है उसका, ये हम जानेंगे। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ हमें मात्राओं को ही अलग करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा को। मात्रा क्या होती है? मात्रा जो होती है स्वरों का प्रतिरूप है। मात्रा किसे कहेंगे? स्वरों का प्रतिरूप मात्रा है। कैसे? स्वरों का प्रतिरूप क्यों कहा मात्रा को हमने? इसलिए कहा क्योंकि हर स्वर में मात्रा छिपी है। हिंदी में जो 11 स्वर हैं उनकी हम मात्राएं आपको बताते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके सामने 11 स्वर हमने लिख दिए हैं। अब इन्हीं 11 स्वरों से हम मात्राएं बनाएंगे, यानी इन 11 स्वरों का प्रतिरूप, यानी दूसरा रूप क्या है? मात्रा। कैसे? अ जो स्वर है इसकी मात्रा हमें दिखाई नहीं देती। अ स्वर की कोई मात्रा दिखाई नहीं देती, लेकिन बच्चों होती है इसकी मात्रा। कैसे होती है? आपको हम वर्ण विच्छेद करना भी इसमें बताते जाते हैं। जैसे हमने कमल शब्द लिखा,
आपसे कहा जाए कमल का वर्ण विच्छेद करिए, आप कैसे करेंगे? इसमें हम कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है तो आ स्वर है, आ स्वर इसके साथ शहीद हो गया है। कमल शब्द में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, तो जो अ स्वर है वह इन क म उल तीनों वर्णों के साथ अ जो है शहीद हो गया है। तो आ को हम शहीद स्वर भी कह सकते हैं। आ को हम क्या नाम देंगे? शहीद स्वर, क्योंकि जिस तरह से शहीद लोग होते हैं, शहीद जो हो जाते हैं देश के लिए, मर मिटते हैं, वो नाम अपना कमाने के लिए नहीं मरते, वो अपने देश के प्रति उनका इतना ममत्व होता है, इतना प्रेम होता है कि वो अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। इसी तरह से ये अस्वर भी अपने व्यंजनों के साथ अपने आप को न्यौछावर कर देता है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? क में कोई स्वर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो हमने अस्वर निकाला। माँ में भी कोई मात्रा नहीं है, आ स्वर निकाला। ला में कोई मात्रा नहीं है, तो हमने आ स्वर निकाला। अब हम बात करते हैं इसकी। आ इसकी मात्रा हमें दिखाई देती है। जब मात्रा दिखाई देती है तो शब्द को कैसे तोड़ना है? जैसे हमने शब्द लिखा माला, माला में दो माने दोनों में बड़े आ की मात्रा है, इसको कैसे तोड़ेंगे? कुछ विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं होता तो वो क्या करते हैं? 2 बार अ लिखते हैं। बच्चों कभी भी स्वर को नहीं तोड़ते, ये बात ध्यान रखना है। स्वर कभी नहीं टूटता, स्वर के नीचे कभी हलंत नहीं लगता। हलंत लगता है सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों के नीचे। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? डायरेक्ट हम बड़े आ को लिख देंगे। फिर ला में भी डायरेक्ट हम बड़े आ को लिख देंगे। 2 बार आपको अ नहीं लिखना है, डायरेक्ट बड़ा आ लिख देना है। फिर हम बात करते हैं छुट्टी ई की। छुट्टी ई की जो मात्रा होती है वो पीछे से यूं होती है। बात करते हैं इसके वर्णों। सबकी पहले मात्राएं बना लेते हैं। छुट्टी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि। ए हमें यहाँ पर मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसका रूप एक मात्रा होता है। यहाँ पर एक मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी वास्तव में होती हैं 2 मात्रा। ओ की मात्रा ये है, औ की मात्रा ये। आपने मात्राएं देखी, मात्राओं में पहला स्वर था, उसकी मात्रा दिखाई नहीं देती है क्योंकि वह शहीद स्वर है, वह अपने आप को दिखावा नहीं करता, वह छिपा रहता है। उसके शब्द आपको बनवाए। अब हम बनाते हैं छुट्टी ई की मात्रा के शब्द। कभी भी व्यंजन पहले आएगा, उसके बाद स्वर को रखना है। जैसे कि हमने एक शब्द लिखा किला। अब चूंकि यहाँ स्वर जो है पीछे है, तो आपको ये नहीं करना है कि पहले ई लिखो। ई को स्वर को पहले नहीं रखना है, पहले हमें व्यंजन को रखना है। कैसे? का, छोटी ई, ला, बड़ा आ। अब हम बात करते बड़ी ई की। बड़ी ई जो स्वर है उसका एक शब्द लिखते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा कीमत। कीमत को तोड़ा का, बड़ी ई, कोई मात्रा नहीं है तो माँ के साथ आ, ता के साथ भी आ। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं छोटे ऊ की। देखिए
छोटे ऊ की मात्रा, जैसे हमने शब्द लिखा कुल, इसको तोड़ा का, छोटा ऊ, ला, छोटा आ। अब हम बात करते हैं बड़े ऊ की, जैसे हमने शब्द लिखा कूल, इसका उच्चारण जल्दी होगा, इसका उच्चारण थोड़ा नीचे को हमें उच्चारण ले जाना होगा। इसको हम तोड़ेंगे क, बड़ा ऊ, ला, छोटा आ। अब हम बात करते हैं री से ऋषि की, जैसे आपके सामने शब्द लिखा है कृषक, इसको कृषक नहीं पढ़ेंगे, री ऋषि का उच्चारण कृषक, कृषक इस तरह से करेंगे। इसको तोड़ेंगे क, अब हमें आ नहीं निकालना है, डायरेक्ट री ऋषि की मात्रा निकालना है। फिर श, छोटा आ, का, छोटा आ। अब हम बात करते हैं ए, जैसे शब्द है केवल, केवल को जब हम तोड़ेंगे का, ए, व, अ, ल, अ। अब हम बात करते हैं आई की मात्रा, कैलाश, क, ए, ला, आ, शा, आ। अब हम बात करते हैं ओ की मात्रा, जैसे हमने लिखा और, यहां आपको और का जब वर्ण विच्छेद करना है, स्वर को नहीं तोड़ना होता है, स्वर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ओ, रा को तोड़ देना है। अगर हम शब्द लिखते और, इसको तोड़ते आओ, रा, ये आपके सामने 11 जो मात्राएं, जो स्वर बताए हमने, स्वरों की मात्राएं बताई, उनके प्रतिरूप ये है। मात्रा की परिभाषा यूं भी कह सकते हैं हम, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जो स्वरों का उच्चारण जब हम करेंगे कम समय लगेगा तो छोटी मात्रा, ज्यादा समय लगेगा तो बड़ी मात्रा। जब बच्चे जब छोटे होते हैं तो यूं वर्णों को यूं पढ़ते, स्वर वर्णों को पढ़ते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ना नहीं है ऐसा, लेकिन चूंकि हमें सीखना है, सीखने के लिए हम इसको यूं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने स्वरों की मात्राएं भी बताई और वर्ण विच्छेद करना बताया। आज हमने सिंपल शब्दों का वर्ण विच्छेद करना बताया है, सिखाया है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अम की बिंदी लगी होती है, आहा लगा होता है, या रा की रेफ लगी होती है, रा की रकार होती है। अलग अलग तरह के कठिन शब्द होते हैं। कठिन शब्दों का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम वो भी आपको बता देते हैं। संयुक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद, कठिन शब्दों का वर्ण विच्छेद। अभी पहले हम बताते हैं संयुक्त वर्णों, संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद। जैसे आपको शब्द लिखा आया आपको ये वर्ण, इसका वर्ण विच्छेद करना है तो आप कैसे करोगे? आपको हमने इनके बारे में बताया है कि ये दो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, तो हमें उसको यूं तोड़ना होगा।
जो क्षत्रिय वाला छ है ये बना था आधा क और शा के मेल से। अब चूंकि यहाँ तो आ का उच्चारण नहीं है तो इसको तो आधा ही लिखना है, लेकिन यहाँ हमें छोटा आ साउंड भी लेना है, स्वर भी लेना है। फिर आता है त्रा, उसमें छोटा ई लगा है तो इसको हम यूं तोड़ेंगे, आधा त, रा के साथ छोटी ई। इसके बाद या है तो या छोटा छ त्र, दोनों के हमने बता दी। अब ज्ञा का एक शब्द देखें, जैसे आपको शब्द आ गया ज्ञानी, इसको तोड़ना है तो इसको भी हम जिससे ये बना है आधा ज या। अब या चूंकि पूरा है, ज आधा है, इसमें से हम आ स्वर को भी निकाल देंगे। फिर है ना के साथ बड़ी ई। अब हम आते हैं त्रा वाला शब्द, जैसे आपको शब्द लिखा आया त्रम, ये बना है आधा स और रा से। अब रा में से हमें आ भी निकालना होगा, मां छोटा आ। ये संयुक्त व्यंजनों का वर्ण, संयुक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद बताया। अब हम बात करते हैं रा की रेफ वाले शब्द। रा की रेफ, रा के जो रूप है पहले उनको समझें। वर्ण विच्छेद करने से पहले रा और रा की रेफ वाले और रकार वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद करने से पहले आपको सीखना है रकार क्या है और रेफ क्या है, दोनों का हम संयोग बताते हैं। तो हम बात करते हैं रा का संयोग। देखिए रा का संयोग कहाँ और कैसे होता है इसकी हम बात करते हैं। पहले हम रा का संयोग करेंगे रेफ के रूप में, रेफ के रूप में। देखिए रेफ जो होती है ये सिरोरेखा, सिरोरेखा जानते हैं छात्रों आप, सिरोरेखा होती है ये जो ऊपर खींची जाने वाली जो लाइन होती है, जो शब्द के ऊपर खींची जाती है। ये सिरोरेखा हिंदी भाषा में ही खींची जाती है, बाकी भाषाओं में इसका कोई महत्व नहीं है। हिंदी में बिना सिरोरेखा के शब्दों को नहीं लिखा जाता। तो सिरोरेखा के ऊपर ये जो लगा होता है इसको कहा जाता है रेफ, राकी रेफ। इसको राकी रेफ कहेंगे। और ये रेफ कहाँ लगती है? ये रेफ होती है आधे रा के रूप में, यानी किसी शब्द के ऊपर जब हम रेफ लगाते हैं तो उसका रूप आधा रा होता है। कैसे? जैसे हमने शब्द लिखा धर्म, धर्म में जो रा है ये पूरा रा नहीं है, इसका सही मूल रूप देखें तो होगा ध आधा र और मा। चूंकि इसको हम ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो इसको धर्म पढ़ेंगे, हमें धर्म नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है धर्म। जब हम धर्म उच्चारण कर रहे हैं तो रा का जो रेफ का रूप है वह कहाँ आ रहा है? मां से पहले और धा के बाद। तो हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? इसका वर्ण विच्छेद करेंगे ध आधा, आधा ध फिर आ, इसके बाद रा। अब रा तो आधा है, इसके साथ स्वर नहीं है तो हमें स्वर को नहीं लेना है। मां आ। कुछ छात्र आशीर्वाद शब्द गलत लिखते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। आशीर्वाद में आ शी, इसके बाद आधा रा, फिर ये इसका मूल रूप है। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, इस रा को यहां नहीं चढ़ाना है, इस रा को
आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। तो सही रूप इसका बनेगा आशीर्वाद। इसको हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, देखिए, आ, शा, सा के साथ बड़ी ई, इसके बाद आधा रा, रेफ जो है यहां दोनों के बीच में आधे रा के रूप में, इसके बाद वा पर बड़ा आ, दा के साथ आ। ये देखिए, ये रा की रेफ है। रेफ के रूप में रा कैसा होता है, आधा। रेफ के रूप में रा की स्थिति आधे रा की होती है, पूरा रा कभी रेफ के रूप में नहीं आता है। अब इसका दूसरा संयोग देखते हैं। ये रा का पहला संयोग था, जो पहले संयोग में रेफ के रूप में हमने रा को बताया है। अब हम रा का दूसरा संयोग करते हैं। दूसरे संयोग में हम रा को रकार के रूप में लेते हैं। देखिए, दूसरा संयोग है रकार। रकार कैसे लगती है, इसका साइन देखें। रकार जो होती है, हमने रेफ को सिर पर लगाया, लेकिन रकार को पैर में लगाते हैं। पैर में यानी इस तरह। आपको रकार कभी भी यूं नहीं लगाना है, ये होता है हलंत। ये है हलंत, जो जैसे हमने मां लिखा यूं लगाया, इसको हलंत कहा जाएगा। ये नहीं लेना है, इसको नहीं लेना, हमें लेना है रकार। रकार का साइन ये बनेगा। तो रकार के रूप में रा स्वर सहित होता है। स्वर सहित, स्वर सहित यानी पूरा रा, आधा रा नहीं होता, पूरा रा होता है। लेकिन जिस वर्ण पर वो लगती है रकार, वह वर्ण आधा होता है। तो रकार के रूप में रा स्वर सहित होता है, किंतु या लेकिन जिस वर्ण पर रकार लगाई जाती है वह वर्ण स्वर रहित यानी आधा होता है, आधा होता है। कैसे, आप इसको समझे। जैसे हमने शब्द लिखा प्रकार, यहां पर प्रकार में प आधा है लेकिन रा पूरा है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। पा आधा, इसके साथ ये रकार, रकार में रा है और रा के साथ छोटा आ है। पा के साथ छोटा आ नहीं था, रा के साथ छोटा आ है। फिर का बड़ा आ, रा छोटा आ। अगर हम ऊपर कोई मात्रा वाला शब्द देखें, जैसे शब्द होता प्रेम, प्रेम का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे।
ये देखिए पा, पा बेचारा आधा है, इसके साथ रा है। अब रा के साथ जो मात्रा है वही स्वर यहां लिखा जाएगा। माँ, माँ के साथ छोटा। क्या देखा आपने कि रा जो है रकार के रूप में जब होता है तो वो स्वर सहित होगा, यानी पूरा रा होगा। ये आपको दूसरा संयोग बताया। अब हम आपको तीसरा संयोग बताने जा रहे हैं टा वर्ग के वर्णों के साथ। देखिए तीसरा जो संयोग है टा वर्ग के वर्णों के साथ। देखिए टा वर्ग के वर्ण में जैसे कोई शब्द लिखा हमने, हाँ पहले इसको समझ ले। टा वर्ग के वर्णों के साथ जो रा का संयोग होगा वह भी रकार के रूप में होगा, यानी टा वर्ग के वर्णों के साथ रा का संयोग, रा का संयोग रकार के रूप में, रकार के रूप में होता है, रूप में होता है। कैसे? इधर देखें, जैसे हमने शब्द लिखा ट्रक। अब ट्रक जब हम लिखेंगे तो ट्रक में टा है आधा, तो ये हमने हलंत लगाया, आधे टा का हलंत लगाया, और इसमें रा की रकार। अब रा की रकार को यूं लगाएंगे, इस तरह से ये साइन बन गया। इसको हम ट्रक पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसका इस तरह से लिखते टा आधा रा और रा के साथ का, ये इसका मूल रूप है। लेकिन इसका वर्ण विच्छेद होगा तो कैसे होगा? इसका वर्ण विच्छेद होगा टा, टा के साथ रा, रा के साथ छोटा आ, का के साथ भी छोटा आ, यानी रा के साथ आ है, यानी रा पूरा है लेकिन ट आधा है। और देखें शब्द, जैसे हम लिखते ड्रम, ड्रम में भी डा कैसा है? आधा डा, और इसकी हमने ये रकार लगाई तो ये साइन बन गया। इसको हम तोड़ेंगे, डा आधा, इसके साथ रा, रा के साथ आ, फिर है माँ, माँ के साथ। ये हमने आपको टा वर्ग के साथ भी रा का संयोग बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चौथा संयोग सरोते वाले सा के साथ। चौथा संयोग है सा वर्ण के साथ रा का संयोग। देखिए कभी भी आधा सा लिखा है और उसके साथ पूरे रा का संयोग करना है तो हमें वहां भी रकार लगाना है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि स के आधा सा, आधे सा के साथ भी रा रकार के रूप में, रकार के रूप में आता है, आता है। एग्जाम्पल देखें, आप लोग गलत शब्द लिखते हैं स्त्रोत, जो बोलते हैं वही लिख देते हैं। स्त्रोत शब्द
बिल्कुल गलत है। इसको हम पढ़ेंगे स्रोत। स्रोत में आधा सा है और इसके साथ रा रकार के रूप में है, ये ओ की मात्रा है। इसको हम स्रोत नहीं पढ़ेंगे, इसको स्रोत पढ़ेंगे। स्रोत में इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? स्रोत का सा आधा, इसके साथ रा में ओ की मात्रा, ता के साथ आ। एक देश का नाम है मिस्र देश, मिस्र नहीं होता वो, मिस्र त्र नहीं होता। देखिए इसको यूं नहीं लिखना है, ये भी रॉन्ग है। इसको लिखना है इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। मां के साथ छोटी ई, इसके बाद सा आधा, सा के साथ रा के साथ आ। ये देखिए रा का संयोग सरौते वाले सा के साथ। अब आपको रा की रेफ और रा की रकार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करना आसान हो जाएगा। मेरी भाषा समझ में आ रही है बच्चों? बहुत सरल भाषा में आपको कुछ ऐसी ही बातें जो हम कहाँ गलत करते हैं, ये काम आता है वर्तनी की शुद्धता में। आजकल हिंदी में हर पेपर में, हर एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं जहां हिंदी भाषा के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पर 2 क्वेश्चन वर्तनी के जरूर पूछे जाते हैं। वर्तनी में अगर हमें ये बेसिक चीजें नहीं बनती हैं तो वर्तनी हमारी गलत होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जो बोलते हैं वो सही नहीं बोलते, उच्चारण सही नहीं करते। जैसे कि हम स्रोत बोलते हैं, जैसे कि हम मिस्र बोलते हैं, जो बोल रहा है वही लिख रहा है, जो बोल रहा है वो नहीं लिखना है। सही रूप ये है, आपको ध्यान देना है। इस तरह से आपको हिंदी भाषा में छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है और आगे बढ़ना है, नंबर पूरे लाना है। चलिए, आज हमने आपको रा का संयोग भी बताया। रा का संयोग बहुत मायने रखता है। रा की रेफ और रकार ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। यहाँ हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, अनजाने में हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन जब हम सीख लेते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करके हम पूरे पूरे नंबर पा लेते हैं। हाँ, अब हम यहाँ तक आपको आज मैंने रा का संयोग बताया। कुछ ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें, बारीकियां अगली क्लास में हम आपको बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और जो हम गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को नहीं करना है। और अगली क्लास में आप कंटिन्यू रहें, आपको बहुत मज़ेदार हिंदी की क्लास पढ़ने को मिलेगी और बहुत सारी बारीकियां हम आपको बताएंगे। ठीक है? भाषा